आयनो कोजी भाई का सेकंड ईयर का थर्ड टर्म स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ इनकी एक नई स्पेशल एग्जाम होने वाली है इस वाले एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। आप रिजल्ट देख के तो बिल्कुल चौंक जाओगे। अपने आयनो कोजी भाई बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके हैं, मतलब अब तो हर कोई बच्चा जानता है स्पेशली सेकंड ईयर में कि आयनो कोजी नाम का एक बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो आयनो कोजी को काफ़ी सारे नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी किए गए हैं, मतलब उसके दोस्त भी बनाए वगैरह वगैरह। ये वाला एपिसोड में मेनली तो हमें स्पेशल एग्जाम पे ही फोकस रहेगा, उसके पहले थोड़ी अलग अलग बातें थी। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड वो था तो नहीं, कि आयनो कोजी भाई बस लौंडियाबाजी कर रहा था, मतलब सबके साथ घूम रहा था। ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा सीरियस एपिसोड था, तो इसको जल्दी से मतलब ध्यान से देखना। एंड हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोलॉग। प्रोलॉग में हमें हाशिमोतो दिखाया गया है, ये अपने क्लास ए का बंदा अगर आपको याद हो तो, जो कि बिट्रेयल के बारे में बात कर रहा होता है। वो बेसिकली यही कह रहा होता है कि मैं खुद के ऊपर ही भरोसा रखता हूँ एंड मैं एंड में क्लास ए में ही रहना चाहता हूँ। अभी वो क्लास ए में है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उनका जो क्लास ए है वो ओवरटेक कर लेंगे कोई और क्लास, या तो रिवेन या तो होरिकिता। इचिनो से कोई नहीं पूछता है आजकल। हाशिमोतो भाई कहता है कि मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो किसी को बिट्रे करना हो, अपनी रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करनी हो, मतलब अपने दोस्तों को या फिर उसके गर्लफ्रेंड जो भी हो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एंड में मुझे सिर्फ जीतना है। एंड वो कहता है कि भले ही मेरे सामने आयनो कोजी क्यों ना आ जाए, मैं भाई जीत के ही रहूंगा, मतलब मैं अपना गोल अचीव करके ही रहूंगा। स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे आयनो कोजी एंड के साथ में जा रहे होते हैं टूवर्ड स्कूल। इन दोनों की बात चल रही होती है एंड वो कहते हैं कि कैसे विंटर ब्रेक के लास्ट दिन पे इन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, मतलब बंद कमरों के पीछे। भाई पता नहीं क्या ही हो रहा है क्लासरूम ऑफ द एलीट के अंदर। उसके बाद वो स्कूल पहुंचते हैं, सूडो सरप्राइज हो जाता है कि आयनो कोजी भाई के तुम लोग ऐसे साथ में क्यों चल रहे हो पब्लिक में। उनकी थोड़ी ऐसी मस्ती वाली बात होती है। चाबाशिरा उधर आती है एंड वो बताती है कि पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बेसिकली इनका सेकंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है एंड इसके बाद मतलब स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं उसके बारे में कॉन्फ्रेंस थी। आयनो कोजी सोचता है कि शायद से मेरा बाप उधर आ जाए, लेकिन फिर वो खुद डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। एंड वो खुद भी अनसर्टन होता है, मतलब उसको पता नहीं होता वो फ्यूचर में क्या करेगा। जब भी उससे ये सवाल आता है तो वो खुद को यही कहता है कि मैं इसके बाद शायद से व्हाइट रूम में ही वापस चला जाऊंगा। चाबाशिरा सेन से पढ़ा वढ़ा के चली जाती है। क्लास में डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाता है। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग क्या करने वाले हो। तभी लंच ब्रेक भी हो रही होती है। सो होरिकिता आयनो कोजी के पास आती है और उसको कहती है कि मुझे तुझसे एक फेवर मांगना है, तो मैं तुझे लंच बाय करके देती हूँ। अभी आपको याद हो तो जब भी ये वाला इंसिडेंट होता है तो आयनो कोजी भाई के साथ कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं है, वो भी यही बात याद कर रहा होता है। बट होरिकिता उसको रीअश्योर कराती है कि तू टेंशन मत ले, कुछ ज्यादा सीरियस मामला है नहीं, मुझे बस तेरी मदद चाहिए। उधर कुशिदा भी आ जाती है एंड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बेसिकली ये लोग इबुकी के पास जा रहे थे। इबुकी ने एक होममेड लंच बनाया था। बेसिकली यहाँ पे एक दिन, ये विंटर ब्रेक के दिन मिले थे ये चारों लोग साथ में, जहाँ पे होरिकिता इबुकी को बहुत ज्यादा ऐसे स्कोल्ड कर रही होती है, डांट रही होती है। वो कहते हैं कि तू मुझे हराने की बात कर रही है, लेकिन तू यहाँ से लंच बाय कर रही होती है। बेसिकली इबुकी को लंच बनाना नहीं आता, भले ही वो लड़की है। तो भाई मैं सेक्सिस्ट नहीं हो रहा, ये इसमें लिखा है, लाइट नॉवेल में लिखा है। तो होरिकिता उसको कहती है कि अगर तू मुझे हराना चाहती है, तुझे अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन चाहिए, तो तुझे खुद लंच बनाना आना चाहिए। इबुकी कहते हैं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। होरिकिता उसको खुद कहती है कि चल मेरे रूम में आ जाना आज रात को, मैं तुझे सिखाऊंगी। तो इसलिए आज ये लोग जा रहे होते हैं टेस्ट करने के लिए। आयनो कोजी तभी कह देता है कि मैं मुड़ जाता हूँ, लेकिन होरिकिता उसको रोक लेती है। वो कहते हैं कि जितने ज्यादा जज होंगे उसके फूड को टेस्ट करने के लिए उतना अच्छा होगा। अभी थोड़े टाइम बाद इबुकी उधर आती है, वो अपना लंच बॉक्स प्रेजेंट करती है। तो उसका लंच बॉक्स देखने में तो अच्छा होता है, लेकिन टेस्ट इतना कुछ ज्यादा अच्छा होता नहीं। होरिकिता उसको यही रिव्यू देते हैं। इबुकी को ये ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन इन द एंड होरिकिता उसको यही कहते हैं कि आज शाम 7 बजे मेरे रूम में आ जाना, मैं तुझे फिर से सिखाऊंगी। कुशिदा कहते हैं कि मैं भी आऊंगी एंड होरिकिता उसको पूछती हुई है कि तुझे क्यों आना है भाई। सो कुशिदा कहते हैं कि देखो भाई, फ्री लंच मतलब फ्री डिनर कौन ही अवॉइड करना चाहिएगा, उसके तो पैसे बच जाएंगे ना। सो ऑब्वियसली यही बात होती है। एंड इसके बाद आयनो कोजी एंड होरिकिता जा रहे होते हैं वापस अपने रूम में। तो आयनो कोजी ये बात नोटिस भी करता है, होरिकिता को कहता भी है कि ऐसा लगता है कि तुम तीनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो। होरिकिता इमीडिएटली उसको डिनाई कर देती है कि नहीं भाई, कौन से एंगल से तुझे लग रहा है कि हम दोस्त है, मतलब कुशिदा एंड इबुकी के साथ। लेकिन फिर भी आयनो कोजी मन में सोचता है कि इनके बीच में कोई तो रिलेशन फॉर्म हो रहा है। अगला दिन होता है, आयनो कोजी भाई स्कूल जाता है। चाबाशिरा सेंसे अनाउंस करती है न्यू स्पेशल एग्जाम, जिसका नाम है सर्वाइवल एंड एलिमिनेशन। अभी ये वाले स्पेशल एग्जाम के रूल थोड़े लेंथी थे। जब ऑब्वियसली हम देखेंगे कि स्पेशल एग्जाम में क्या होता है तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एग्जाम में 2 हाफ होने वाले हैं। टोटल 20 सवाल होंगे। फर्स्ट हाफ में 10 सवाल होंगे एंड सेकंड हाफ में 10 सवाल होंगे। यहाँ पे इनको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक भी दिए गए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। फर्स्ट हाफ में क्लास ए वाले बी को अटैक करेंगे, बी वाले सी को, सी वाले डी को एंड डी वाले ए को। सेकंड हाफ आएगा तो क्लास बी वाले ए को करेंगे, ए वाले डी को करेंगे, डी वाले सी को करेंगे एंड सी वाले बी को करेंगे। मतलब ये जो अटैकिंग डिफेंडिंग थी वो पूरा रिवर्स हो गया है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट हाफ में क्लास ए वाले क्लास बी को अटैक करेंगे, तो यहाँ पे क्लास ए वाले 5 स्टूडेंट को नॉमिनेट करेंगे क्लास बी के, जैसे कि इन्होंने नॉमिनेट किया आयनो कोजी, कोएन जी, हिराता हो गया, के हो गए इन सूडो को। अभी ये लोग जो क्विज होने वाला है, मतलब इनको एक सवाल दिया जाएगा एंड ये लोग एक
टॉपिक चूज करेंगे। जैसे कि वो कहेंगे कि हम इंग्लिश के ऊपर इनको एक सवाल देना चाहते हैं। अभी इस टॉपिक के ऊपर भी इनके लेवल होते हैं, जैसे कि फर्स्ट लेवल में इनको कोई भी पॉइंट नहीं देना पड़ेगा। अगर इनको उसकी डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है तो इनको एक एक पॉइंट देना पड़ेगा। मतलब सेकंड लेवल डिफिकल्टी के लिए 2 पॉइंट एंड थर्ड लेवल डिफिकल्टी के लिए शायद से 3 पॉइंट। इसके बाद जैसे कि इन्होंने सवाल दिया एंड इधर डिफेंस के पास भी एक चांस होता है, वो किसी भी 5 स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मदद से अगर कोई इनको चूज करता है तो उनको वो सवाल देना नहीं पड़ेगा, मतलब वो एलिमिनेट नहीं होंगे। यहाँ पे जैसे कि अगर इन्होंने आयनो कोजी एंड कोएनजी को प्रोटेक्ट करके रखा होगा तो क्लास बी के पास ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट आ जाएंगे। अभी ये जो 3 जन बचे उनको ये सवाल अटेंड करना होगा। अगर इन्होंने सही आंसर दिया तो इनको पॉइंट मिलेंगे, अगर नहीं दिया तो सामने वाले टीम को पॉइंट मिलेंगे। सिमिलरली ऐसा ही होगा सेकंड हाफ में, जहां पे क्लास बी क्लास ए को अटैक कर रहे होंगे एंड उनको 5 स्टूडेंट चूज करने होंगे क्लास ए के लिए एंड देन उनको एक टॉपिक चूज करके उनको सवाल देना होगा। बेसिकली यहाँ पे कैच यही है कि अगर कोई बच्चा 2 सवाल आंसर गलत दे देता है, उसके बाद अगर उसने तीसरा सवाल का आंसर भी गलत दिया तो वह एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 4 जो प्लेस है, फर्स्ट प्लेस जो आएगा उसको 100 पॉइंट मिलेंगे, सेकंड प्लेस को 50, थर्ड प्लेस के -50 होंगे एंड 4 के -100 एंड जो फोर्थ प्लेस में आएगा उनका एक बच्चा एलिमिनेट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम के वक्त किसी क्लास के 4-5 बच्चे एलिमिनेशन जोन में आ गए, मतलब उन्होंने 2 से ज्यादा सवाल गलत दे दिए थे एंड अगर वो क्लास हार जाती है तो उनके स्कूल में से, मतलब उनके क्लास में से ये 4-5 बच्चों में से किसी को एलिमिनेट करना होगा। इसलिए ये वाली एग्जाम का नाम है सर्वाइवल एंड एलिमिनेशन। इसके बाद जब दिन खत्म होता है तो सारे बच्चे होरिकिता के पास आ जाते हैं। बेसिकली इनको डिस्कशन करना होता है कि हम स्पेशल एग्जाम में करने क्या वाला है। पहले तो ये रूल्स को रिवाइज करते हैं, मतलब सिंपलर फॉर्म में कहते हैं ताकि जिन बच्चों को समझ में ना आया हो तब समझ में आ जाए। यहाँ पे इनके पास 2 ही सवाल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्जाम का लीडर कौन बनेगा, क्योंकि लीडर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बेसिकली कोई भी क्लास लीडर को नॉमिनेट नहीं कर सकती एंड अगर वो वाली क्लास हार जाती है तो लीडर ही डिसाइड करेगा कि किस बंदे को एक्सपेल करना है। तो लीडर अगर तुम रहोगे तो तुम सेफ भी रहोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर रिस्क भी है। मतलब तुमने अगर किसी को एलिमिनेट किया तो तुम्हारे एनिमीज भी बहुत ज्यादा बन सकते हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे पहले होरिकिता कुछ नहीं कहते कि मैं लीडर बन जाऊंगी, ऐसे वो डिक्टेटरशिप नहीं करते रिवेन की तरह। सो पहले हिराता एंड होरिकिता सबको बिठवाते हैं, मतलब आराम से सारी चीजें बताते हैं एंड देन वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कौन लीडर बनेगा। होरिकिता सामने आती है एंड कहते हैं कि किसी को लीडर बनना है, कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो हिराता कहता है कि ओके, होरिकिता बनेगी अपनी लीडर। लेकिन थोड़े टाइम बाद माई दोनों खड़े हो जाती है, मतलब ये बंदी इतनी अनॉय करती है ना। वो कहते हैं कि देखो, अभी तो हमें ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए कि होरिकिता ही लीडर बनेगी। मुझे लगता है कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो लीडर बनने चाहिए, जो अच्छे से अपना डिसीजन ले पाए। बेसिकली यहाँ पे वो होरिकिता को क्रिटिसाइज कर रही होती है, क्योंकि आपको पता है लास्ट जब ये यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम हुई थी तब होरिकिता ने प्रॉमिस किया था, फिर भी उसने कुशिदा को रखा, अपना प्रॉमिस तोड़ा था एंड इसलिए वो यही बात कर रही थी। होरिकिता उसको कहती है कि ठीक है भाई, लेकिन कौन बनना चाहता है इधर लीडर, मतलब किसी ने हाथ तो ऊपर किया नहीं, या फिर तू चाहते है कि मैं कोएनजी को लीडर बना दूं जो इधर प्रेजेंट ही है। मतलब सारे बच्चे होते हैं अपने कोएनजी भाई घर पे चले गए। माई जोनो के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि अगर किसी को लीडर बनना होता तो वो पहले ही अपना हाथ खड़ा कर देता। उसके बाद सूडो भाई अपना हाथ उठाता है, वो कहता है कि ये सब तो ठीक है कि तू ही लीडर बन जाना, लेकिन कोएनजी का काम क्या करेंगे। आपको याद हो तो होरिकिता ने कोएनजी को प्रोटेक्ट किया है कि मैं तुझे ऐसे बचा के रहूंगी, तुझे कोई भी एलिमिनेट नहीं करेगा क्लास में। तो वो कहता है कि हम जो डिफेंस में 5 बच्चों को बचाने वाला है उसमें तू हर बार कोएनजी का नाम रखने वाली है। यहाँ पे होरिकिता उसको कहते हैं कि हमें ये सारी बातें इधर डिस्कस नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी सुन सकता है। एंड होरिकिता के पास वैसे भी एक बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, तुम आगे देखोगे। आयनो कोजी इनके वापस जा रहे होते हैं अपने रूम में, तभी उनको बेंच पे दिखते हैं मोरिशिता जो ऐसे उल्टी पड़ी हुई होती है। आयनो कोजी के को पूछता है कि चेक कर ये मर गई है क्या, लेकिन तभी मोरिशिता आंसर करते हैं कि नहीं मैं मरी नहीं हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पहले तो के ही सस हो जाती है, वो कहते हैं कि आयनो कोजी तू इस लड़की को जानता है, लेकिन तभी आयनो कोजी उसको क्लैरिफाई करता है कि मैंने इससे पहले इसके एक ही बात की है। फिर से मोरिशिता बहुत ज्यादा सवाल पूछना स्टार्ट कर देती है। वो पहले के से भी सवाल पूछती है। वो कहते हैं कि तू फर्स्ट ईयर में हिराता के साथ डेट कर रही थी ना, ऐसा हैंडसम बंदा तेरे साथ क्यों डेट करेगा भाई, तू तो 4-5 किलो मेकअप लगाती है। उसके बाद वो आयनो कोजी को भी सवाल पूछता है कि फर्स्ट ईयर में तो तेरे बारे में हमने सुना भी नहीं था, तू सेकंड ईयर में अचानक से इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे होने लगा। बेसिकली ये क्लास ए की बंदी है एंड इसलिए जब आयनो कोजी उसको कहता भी है कि हमने भी तेरे बारे में फर्स्ट ईयर में नहीं सुना था, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लो रह रही थी, मतलब मुझे किस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, हमें लगा था कि हम शांति से क्लास में ग्रेजुएट कर पाएंगे, लेकिन अभी चीजें चेंज हो रही है इसलिए मैं खुद ही सब कुछ जाके इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। इनकी ऐसी थोड़ी फनी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद वो फिर से के को प्रेस कर रही होती है कि तू आयनो कोजी को अभी अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रही है वगैरह वगैरह। तो आयनो कोजी उसको थोड़ा मस्का लगा देता है, मतलब उसको गोली खिला देता है। वो उसको कहते हैं कि ये प्यार की बात है,
तू नहीं समझ पाएगी। मुरिश्ता कहते हैं कि हाँ भाई, मैंने तो कभी प्यार एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे साथ ये किया। मतलब दूसरे ही सेकंड वो उनसे सॉरी बोल रही होती है। उसके बाद वो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से मोरिशिता उनको रोक देती है, उसको कहती है कि हमें फिर से कभी बात करनी होगी तो हमें एक दूसरे का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहिए। कि भाई स्केप्टिकल होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तेरे साथ दोस्त नहीं बनना है, लेकिन आयन ओकोजी कहता है कि हाँ ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड देन उसके साथ कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेता है। वो सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मी चान एंड आयन ओकोजी मिलते हैं। बेसिकली मी चान ने आयन ओकोजी को बुलाया होता है क्योंकि उसको चाहिए उसकी मदद। अगर आपको याद हो तो यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम में कुशिदा ने सबके सीक्रेट रिवील कर दिए थे कि मी चान तो इसको पसंद करती है, बेसिकली हिराता को पसंद करती है। एंड इसके बाद शायद से मी चान 3 दिन तक या फिर 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आई थी, तो उस टाइम पे उसको कोई लंच बॉक्स गिफ्ट करवा रहा था, मतलब उसके घर पे आ रहे थे ये लोग। सो वो कहते हैं कि मुझे जानना है कि ये कौन करवा रहा था। आयन को जो उसको कहता है कि ये सितंबर में हुआ था, अब जनवरी हो चुकी है, तुझे अभी जानना है। लेकिन मी चान कहते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं हुई थी जानने की। आयन को जो उसको कहता है कि हमें स्टोर क्लर्क से पूछना चाहिए, इनके भी थोड़ी मिनी स्टोरी हो जाती है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मी चान कहते हैं कि हाँ मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन जब वो उसका नाम लेने वाले थे तभी मैं भाग गई उधर से डर के। आयन को जी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वो तू भागेगी क्यों भाई उधर से, ये तो बात मुझे भी समझ में नहीं आया। वो उसको कहते हैं कि ठीक है चल मैं तेरी मदद करूंगी, कल हम जाते हैं उस दिन पे। कल होती है, आयनो को जी एंड मी चान उधर जाते हैं साथ में। उनको पता चलता है कि उसको ये सारे गिफ्ट अपने कोएन जी भाई ने दिए थे। भाई मेरे एक टाइम पे मन में आया था कि हिराता हो सकता है या फिर ईके सूडो, ये लोग भी अच्छे बंदे हैं। कोएन जी भाई क्यों गिफ्ट किसी को गिफ्ट करेंगे भाई, ये आयन ओकोजी के दिमाग में ये आया कि कोएन जी क्यों किसी को गिफ्ट करेगा, एंड स्पेशली मी चान को। इसके बाद वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसको मन में आता भी है कि ऐसा तो नहीं है ना कि कोएन जी मी चान को पसंद करता है, भाई ये सीरियस मैटर होने वाला है। लेकिन वो खुद ही डिसमिस कर देता है कि नहीं भाई कोएन जैसा बंदा तो नहीं लगता कि वो किसी को पसंद करेगा, बंदे बहुत नार्सिसिस्ट बंदा है, वो खुद को ही लेके चलता है ज़्यादा। लेकिन वो कहता है कि क्या पता मी चान उसकी टाइप क्यों। आई एम श्योर अगर आप लड़के हो तो रिलेट करोगे कि अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, उसके साइड में से निकल जाओगे। ये अलग ही लेवल का क्रश होता है। तो वो कहता है कि शायद से कोएन जी का यही वाला मेथड हो, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हमें कोएन जी से मिलने जाना चाहिए। यहाँ पे मी चान वो जाते हैं जिम में, क्योंकि आयन ओकोजी को पता होता है कि इस टाइम पे कोएन जी भाई जिम में आते हैं। कोएन जी भाई जिम में भी टॉप कर रहा है, वो 200 किलो डेडलिफ्ट कर रहा था। सारे स्टाफ मेंबर भी चौंक गए थे कि ये बच्चा 200 किलो की डेडलिफ्ट कर रहा है। एंड उसके बाद जब कोएन जी उधर बाहर आता है, मी चान उसके पास जाती है। वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो हमारे साथ मिल सकता है क्या। कोएन जी कहता है कि सॉरी भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हा 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 करके उधर से चला जाता है। यहाँ पे मी चान बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। आयन ओकोजी कहता है कि कोई बात नहीं भाई, किसी और दिन पूछ लेना। मी चान कहते हैं कि मुझे नहीं लगता किसी और दिन मेरे पास हिम्मत होगी। सो आयन ओकोजी कहता है कि फिकर नॉट, चलो हम उसका पीछा करते हैं। कोएन जी भाई उधर से मिलने जाता है। 3rd ईयर क्लास बी की मिडोरिका करके एक लड़की होती है, उससे आयन ओकोजी को लगता है कि ये तो इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन शॉर्ट मीटिंग होती है उनकी। कोएन जी भाई उधर से भी निकल जाता है। फाइनली ये कोएन जी भाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। एंड कोएन जी कहता भी है कि इट्स टफ बीइंग पॉपुलर, हा 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 करके। एंड देन इनकी बात स्टार्ट होती है। बेसिकली यहाँ पे मी चान उसको कहते हैं कि तू ही था ना जो मुझे गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा था, मतलब गिफ्ट भेज रहा था। तो कोएन जी भाई स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सेप्ट कर लेता है। आयन ओकोजी भी इधर सरप्राइज हो जाता है। उसने ऐसा एंटिसिपेट किया होगा, मतलब तुम किसी को ऐसे सीक्रेटली गिफ्ट दे रहे होगे तो तुम ऑब्वियसली डिनाई करोगे ना। लेकिन कोएन जी भाई तो कोएन जी भाई है, उसकी तो बात ही नहीं हो सकती। फिर मी चान उसको पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ अच्छा ही किया है इसलिए। लेकिन मी चान को समझ भी नहीं आता कि अच्छा ही भाई ऐसे अलग से तूने मेरे साथ ही क्यों अच्छाई की, मतलब तू किसी और की तो मदद करता नहीं। एंड देन ज़्यादा प्रेस करता है। जब आयन ओकोजी भी पीछे से उसको बैकअप करता है तो वो बताता है कि तूने एक टाइम मेरी मदद की थी आउट ऑफ गुड विल, एंड इसलिए जब तू खतरे में थी तो मैंने भी तेरी मदद की। यहाँ पे वो दोनों कंफ्यूज होते हैं। मी चान उसको पूछती भी है कि मैंने तेरी कब मदद की भाई आउट ऑफ गुड विल। कोएन जी कहता है कि इट डज नॉट मैटर भाई, मैंने सिर्फ अच्छा ही की है, ये बात को पानी में जाने दो। इसके बाद अपना आयन ओकोजी बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा ही है, तो अगर क्लास वाले तेरी मदद करेंगे तो तू हमारी मदद करेगा रिटर्न में। कोएन जी उसको कहता है कि भाई तू अच्छाई का मतलब ही भूल रहा है। बेसिकली वो ये समझा रहा होता है कि एक टाइम था जो हमें पता भी नहीं भाई कब, मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब मी चान ने उसकी मदद की थी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। इसलिए कोएन जी यही कह रहा होता है कि ये अच्छा ही थी, अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे ये सोच के कि आगे चल के कोएन जी क्लास की मदद करेगा, तो ये तो अच्छा ही हुई नहीं ना, ये तो तुम फेवर मांग रहे हो या फिर तुम्हारी ग्रीड हुई, ये वाली बात हुई। ऐसे इनकी बात होती है। एंड फाइनली जब मी चान उसको गिफ्ट देना चाहती है, बेसिकली उसने उसके लिए टावल खरीदे होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे, 12,000 येन, मतलब अराउंड 6,500 रुपए के टावल थे। बेसिकली कोएन जी ने इतने ही पैसे की गिफ्ट भेजे थे, लेकिन फिर भी भाई बहुत बड़ा महंगा रिटर्न गिफ्ट था। फिर भी कोएन जी उसको मना कर देता है कि नहीं भाई मुझे कोई भी रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ अच्छा ही की थी, एंड भाई तू ये अपने पास ही रख। वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। एंड देन फाइनली उधर से चला जाता है। यहाँ पे मी चान थोड़ी सैड होती है। आयन को जो उसको समझाता है कि बेचारे ने अच्छा ही की थी, तूने भी अच्छा ही की थी कभी ना कभी, तो ये सारी बात को अभी तू भूल जा। थोड़े दिन बीतते हैं। ईके होता है क्लास में, वो सबको कहता है कि रुको
मेरे पास एक बहुत ज़्यादा भयंकर स्ट्रेटजी है ये वाली स्पेशल एग्जाम जीतने के लिए। ऑब्वियसली सबको पता है कि ये आइडिया ईके भाई के पास से आ रहा है, तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन होरिकिता उसको कहते हैं कि ये बात हम शाम को डिस्कस करते हैं प्राइवेट में। ये लोग साथ में जाते हैं, ये टोटली शायद से 6-7 जन होते हैं। कुछ ईके के दोस्त होते हैं, होरिकिता होती है, हिराता होता है, अपना आयनो कोजी भाई होता है। ईके उसका आइडिया बताता है। बेसिकली उसका आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें एक रूल बीच में प्रॉब्लम दे रहा था। होरिकिता उसको सॉरी भी बोलती है। वो कहते हैं कि मैंने तेरा आइडिया सुनने से पहले ही उसको डिसरिगार्ड कर दिया था। उसने सोचा था, मतलब सबकी तरह, कि ईके भाई ने आइडिया दिया है तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। वो सबको कहते भी है कि अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में कोई आइडिया है तो बेझिझक मेरे पास लाना, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मतलब पहले ही नहीं सोच लूंगी कि तुम्हारा आइडिया कुछ खास होगा नहीं। ईके भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर ये बीच में एक रूल नहीं आता ना तो मैं शायद से मेरा आइडिया एप्लीकेबल हो जाता है, सबके सामने मेरा नाम भी हो जाता। उसके बाद होरिकिता एंड आयनो कोजी साथ में जाते हैं कैफे में। इनकी थोड़ी बात होती है। पहले तो आयनो कोजी उसको पूछता है कि तेरी स्पेशल एग्जाम के बारे में तैयारी कैसी है। वो खुद उसकी बात कर रहा होता है कि तूने कैसे ग्रो किया है, तेरे कौन से एक्सपेक्ट अभी ज़्यादा अच्छा है पहले से, तूने कितना ज़्यादा इंप्रूव किया है। उसके बाद वो उसको थोड़े सीनियर भी बताता है कि तू सारी पॉसिबिलिटी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर रही स्पेशल एग्जाम की। जैसे कि वो कहते हैं कि देखो तूने अपनी क्लास को जिता दिया, लेकिन उसके रिजल्ट में जो क्लास सी थी र्यूएन की क्लास, वो एंड में आ गई एंड तेरी दोस्त ईबू की एक्सपेल हो गई, तो क्या करेगी तू। होरिकिता क्वेश्चन को डॉज करने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि ईबू की इतनी भी ज़्यादा वीक नहीं है एंड ऐसा हो सकता है कि र्यूएन उसको एक्सपेल ना करे, इशिज़ाकी या फिर ऐसे बंदे को एक्सपेल कर दे। लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं, तू पूरे सिनेरियो को समझ नहीं रही। वो कहता है कि तूने अपनी क्लास की विक्ट्री को तो सोचा है, मतलब अपने स्ट्रेटेजाइज किया है, लेकिन तू एक्चुअली में फुल सिनेरियो नहीं देख रही, सारे सिनेरियोज नहीं देख रहे। वो उसको ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि जैसे कि ईबू की एक्सपेल हो गई तो उसका पार्टली रीजन तो तू भी हो गया ना, क्योंकि तू फर्स्ट आई इसलिए र्यूएन की क्लास नीचे आई, तेरी दोस्त एक्सपेल हो गई। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि कैसे होरिकिता केयर कर रही होती है ईबू के लिए एंड इन दी एंड होरिकिता समझ भी जाते हैं कि हाँ, मैं कुछ चीज़ें इंटेंशनली सोच नहीं रही थी क्योंकि उससे मुझे खराब लग रहा था। ऐसी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद इनका टॉपिक आयनो कोजी के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। होरिकिता उसको कहते हैं कि मुझे जानना है कि तू एलिमेंट्री स्कूल कहाँ पढ़ा था, मतलब तू बचपन में कैसा था। आयनो कोजी उसको कहता है कि मैं अपनी प्राइवेट बात नहीं बताना चाहता एंड फिर से टॉपिक होरिकिता की ग्रोथ के ऊपर आ जाता है। होरिकिता उसके लिए थैंकफुल भी होती है। वो कहते हैं कि तूने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी, लेकिन आयनो कोजी उसको सिंपली यही कहता है कि नहीं, तूने जो भी किया वो अपने दम पे ही किया है। उसके बाद इनका थोड़ा ऐसे अच्छा सिनेरियो भी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो था क्योंकि होरिकिता की कुछ बात होती है, ये दोनों मजाक मस्ती करने लगते हैं एंड फर्स्ट टाइम इन द सीरीज हम आयनो कोजी को हंसता हुआ देखते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली इसकी हमें कोई ऑफिशियल इमेज तो नहीं मिली थी, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो आपको ये इमेज दिखेगी अगर आप लिखोगे आयनो कोजी स्माइल करके। एंड भाई शायद से अगर आप इमेजिन करो तो ऐसे ही स्माइल होगी एंड होरिकिता भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि क्या ये तू हंस रहा है आयनो कोजी। आयनो कोजी कहता है कि भाई इसमें इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं हंस ही नहीं सकता, ऑब्वियसली बचपन से मुझे हंसना तो आता ही है। एंड अपनी होरिकिता के सामने ही आयनो कोजी फर्स्ट टाइम हंसता है। ना के ना इचिनोजे इतने सारे कैरेक्टर आए, लेकिन अपनी होरिकिता ही आयनो कोजी भाई को पहले हंसा पाई। सीन शिफ्ट होता है टू अपने हाशिमोटो भाई। वो सोच रहा होता है कि अपकमिंग स्पेशल एग्जाम में वो लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजी फॉर्म नहीं की होती। तभी उसको पता चलता है कि अगले दिन साकानागी ने एक मीटिंग बुलाई है बेसिकली स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। अगला दिन होता है, वो उधर जाता है एंड इनको पता चलता है कि भाई ये तो एक कैजुअल टी पार्टी है। इधर हाशिमोटो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। साकानागी को कहता भी है कि तुझे कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है क्या, लेकिन साकानागी कहते हैं कि हमें कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत है ही नहीं। तो हाशिमोटो उसको ऑब्वियसली पूछता है कि तूने ये मीटिंग बुलाई क्यों। वो कहते हैं कि ताकि दूसरी क्लास को थोड़ा टेंशन लगे कि भाई क्लास ए वाली मीटिंग कर रहे। इधर हाशिमोटो ज़्यादा खुश होता नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली लीडर के सामने कुछ कर भी नहीं सकता। उसके बाद जब इनकी ये फालतू मीटिंग खत्म हो जाती है, वो संडास में घुस जाता है, मतलब उनके बाथरूम में घुस जाता है, उधर 30 मिनट तक बैठा रहता है। वो कहता है कि ऐसे मैं अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ, मतलब संडास में जाके कौन अपने माइंड को रिलैक्स करता है, ये हाशिमोटो भाई से ही पूछना। वो जब आधे घंटे के बाद उधर से बाहर निकलता है तो र्यूएन भाई उसको मिलता है एंड हाशिमोटो उसको कहता है कि भाई तेरे पास इतने सारे मीन्स थे, तो फोन कर सकता था, मैसेज कर सकता था, तो इधर बाहर क्यों खड़ा है। र्यूएन कहता है कि मेरी मर्जी है। देन इनकी थोड़ी बात होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ही सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे आयनो कोजी एंड के जा रहे होते हैं अपने अपने रूम में। तभी उसको फोन आता है कांजाकी का। वो कहता है कि मैं वातानाबे तेरे साथ मिलना चाहते हैं, क्या हम तेरे रूम में आ सकते हैं। आयनो कोजी के को कहता है कि ठीक है भाई, तू इधर से अपने रूम में जा, मैं अपने रूम में जाता हूँ। वो उधर जाता है, तब कांजाकी उसको कहता है कि इचिनोजे नामिकुरा भी आने वाला है। यहाँ पे आयनो कोजी सरप्राइज होता है, मतलब कंफ्यूज होता है कि ये मीटिंग किसके बारे में होने वाली है। बेसिकली ये लोग डिस्कस करना चाहते थे कि ये लोग ये वाली स्पेशल एग्जाम में क्या करना चाहते हैं। मतलब आयनो कोजी भाई सबके एडवाइजर बन चुके हैं, मतलब कोई भी क्लास के हो भाई तुम आ जाओ, आयनो कोजी भाई तुमको एडवाइस देंगे। इनके बाद जब सारे लोग आते हैं, इनका डिस्कशन होता है। बेसिकली यहाँ पे कांजाकी एंड इचिनोजे का दोनों का डिफरेंस ओपिनियन होता है। यहाँ पे इचिनोजे की स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बचाएं एंड दूसरे लोगों को इतने ज़्यादा हार्म ना करें। वो ज़्यादा डिफेंसिव साइड में होते हैं। कांजाकी का ये मानना होता है कि भाई अपने भी कुछ स्टूडेंट एक्सपेल हो तो होने दो, लेकिन तुम्हें दूसरे स्टूडेंट्स को भी एक्सपेल कराना चाहिए। इनका थोड़ा ऐसा ही डिस्कशन होता है। इचिनोजे उसको समझाते भी है कि इस टाइम ऐसा नहीं है,
इस बार हम अटैक भी करेंगे। एंड देन उसके बाद सारे लोग उधर से चले जाते हैं। लेकिन तभी इचिनो से वापस आती है, वो कहते हैं कि मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ। एंड आयानोगुची उसको कहता है कि ठीक है मैं ढूंढ के आता हूँ, तेरा फ़ोन तुझे देता हूँ, तू उधर बाहर ही खड़ी रहे, क्योंकि रात का समय था, ये दोनों साथ में रूम में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आयानोगुची उसका फ़ोन लेके उधर आता है, लेकिन तभी इचिनो से उसको हक कर लेती है। आयानोगुची कहता भी है कि मुझे लगा ही था कि तू फ़ोन अपना जानबूझ के भूली थी इधर, ताकि तू मुझसे वापस से मिल पाए। इचिनो से फिर से अपना रोना स्टार्ट कर देती है, मतलब बोलना स्टार्ट कर देती है कि आयानोगुची मैं तुझे कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन तभी वातानाबे उधर अचानक से आ जाता है, दरवाज़ा ऐसा खोलता है एंड देखता है कि भाई इचिनोसे एंड आयानोगुची साथ में खड़े हैं। इचिनोसे एंड वो आयानोगुची दोनों सरप्राइज हो जाते हैं, इचिनोसे से खड़ी भी हो जाती है। वातानाबे भाई कहता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, ऐसे करके जाने की कोशिश करता है। लेकिन इचिनोसे उसको रोक लेती है और उसको अंदर बुलाती है। आयानोगुची भाई सोच रहे हैं कि व्हाट एन ऑकवर्ड सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड माहौल होता है, तुम सोच ही सकते हो। एंड मुझे इधर लग रहा था यार मैं अगर वातानाबे की जगह पे होता ना तो मैं इचिनोसे को लीडर बनने ही नहीं देता अभी। मतलब तुम सोच रहे हो आयानो, उसके पर्सपेक्टिव से तुम एक बार सोचने की कोशिश करो। तुम्हारा लीडर पहले तो आयानोगुची के साथ डिस्कशन करने आ रहा है, जो कि दूसरी क्लास का बंदा है, उसके साथ उसको गले भी मिल रहा है। मतलब क्या ये इचिनोसे समझा कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है भाई, कांजाकी को लीडर बनाओ यार प्लीज भाई, इचिनोसे को इधर से निकाल दो। इचिनोसे थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं कि आयानोगुची की कोई गलती नहीं थी, मैं ही उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अभी इन लोगों को पता भी था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है एंड इसलिए वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। लेकिन वातानाबे अपना भी कुछ पास का कोई इंसिडेंट इनके साथ शेयर कर देता है, उनको बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील नहीं करूंगी। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें हाशिमोतो देखने को मिलता है। बेचारे को फिर से रेस्टलेसनेस तो होती है कि हम स्पेशल एग्जाम में करने क्या वाले हैं। वो साकायानागी को फोन मिलाता है एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको देता है, लेकिन साकायानागी ज्यादा कुछ उसको कहती नहीं है। वो कहते हैं कि थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। हाशिमोतो उसको कहता है कि तू ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करने भी वाली है स्पेशल एग्जाम में, तो साकायानागी उसको साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि मैं अपने स्टाइल से ही मतलब खेलना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ। हाशिमोतो उसको वार्न भी करता है कि अगर तू स्पेशल एग्जाम में हार गई तो तेरे लिए एज ए लीडर बहुत ज्यादा रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी एंड ये क्लास के लिए भी ओवरऑल खराब होगा। साकायानागी लेकिन फिर भी वही कहते हैं कि मुझे तो अपने ही गेम खेलने हैं एंड वो उसको उल्टा ये भी कहते हैं कि तूने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी उसकी वजह से मेरा कुछ मजा खिरखिरा हो गया। मतलब साकायानागी तो अलग ही लेवल पे चल रही है। फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है एंड जो क्लास के टीचर्स थे वो ऑब्वियसली एक्सचेंज कर दिए गए थे ताकि फेयरनेस बनी रहे क्लास में। जो हमारा होरिकिता का क्लास था उसमें आए थे साकागामी सेंसे एंड इनका लेआउट ये था कि होरिकिता की क्लास अटैक करेगी फर्स्ट हाफ में इचिनोसे की क्लास को, इचिनोसे की क्लास अटैक करेगी रियुएन की क्लास को, रियुएन की क्लास अटैक करेगी साकायानागी को एंड साकायानागी अटैक करेगी होरिकिता को। इनका जो फर्स्ट सवाल होता है वो ऑब्वियसली होरिकिता की क्लास को देना होता है एंड ये लोग सिलेक्ट करते हैं इंग्लिश का क्विज एंड देन एक सवाल देते हैं टू इचिनोसे। इचिनोसे के जो 5 इन्होंने नॉमिनेट किए थे उसमें ऑलरेडी इचिनोसे ने 2 को प्रोटेक्ट करके रखा था तो उनको 2 पॉइंट मिल गए एंड जो 3 बंदे थे उसमें से 2 ने सही आंसर दे दिया तो इनके टोटली 4 पॉइंट हो गए थे। अभी इसके बाद इचिनोसे एक सवाल देते हैं रियुएन को एंड रियुएन की क्लास आपको पता है पढ़ने में इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं तो उनको बेचारे को 1 ही पॉइंट मिलता है। उसके बाद मेन चीज़ आती है जहाँ पे साकायानागी को अटैक करना होता है टू होरिकिता। यहाँ पे साकायानागी अरिथमेटिक चूज करती है एंड अपनी होरिकिता ने 2 बंदों को ऑलरेडी प्रोटेक्ट करके रखा होता है तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं एंड देन 1 पॉइंट मिलता है सही आंसर का। इसके बाद साकायानागी एंड होरिकिता का हमें थोड़ा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब साकायानागी दूसरा सवाल सिलेक्ट कर रही होती है तो वो थोड़ा साइड टॉपिक सिलेक्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट लाइफस्टाइल करके कुछ ऐसा नाम होता है एंड वो कोएंजी को चूज करती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि सबको ये देखना था कि होरिकिता कोएंजी को प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं, लेकिन होरिकिता कोएंजी को प्रोटेक्ट नहीं करती। कोएंजी भाई सवाल का आंसर देते ही नहीं है एंड ऐसे इनका साकायानागी की क्लास को पॉइंट मिलता है। दूसरी बार सवाल आता है एंड फिर से वो कोएंजी को सिलेक्ट करते हैं इसे सेम कैटेगरी में एंड कोएंजी भाई फिर से कोई आंसर सिलेक्ट नहीं करते। इस बार तो बेचारे हिराता ने उसको रिक्वेस्ट भी किया होता है कि प्लीज कोएंजी भाई आंसर दे दे भाई, हमारे लिए तो कर ले कम से कम, लेकिन कोएंजी भाई फिर भी कुछ नहीं करते। तीसरा सवाल आता है, मतलब टोटली चौथा सवाल है, चौथे सवाल में भी फिर से वो नॉमिनेट करता है कोएंजी को एंड ये सेम क्विज में, लेकिन इस बार डिफिकल्टी एक लेवल ऊपर होती है। इस बार भी होरिकिता कोएंजी को प्रोटेक्ट नहीं करते, लेकिन अपना कोएंजी भाई इस बार आंसर सही दे देता है। जैसे आपको पता है अगर कोएंजी इस बार आंसर सही नहीं देता तो वो एलिमिनेटेड लिस्ट में आ जाता एंड वो एग्जाम में पार्ट तो ले सकता था, लेकिन अगर इनकी क्लास हार जाती तो शायद से कोएंजी भी एलिमिनेट हो सकता था। इसने ये सेंस कर लिया था। वो होरिकिता को पूछता भी है कि तूने तो मुझे बोला था कि मैं तुझे एक्सपेल नहीं होने दूंगा, फिर तूने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। यहाँ पे क्लास भी बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होती है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि होरिकिता अपना प्रॉमिस तोड़ रही है, मतलब उसकी प्रॉमिस की इतनी ज्यादा वैल्यू फिर नहीं करेंगे ना लोग। तो होरिकिता उसको कहते हैं कि तू एक्सपेल हुआ, तू एलिमिनेटेड हुआ, तो कोएंजी उसको कहता है कि नहीं मैं नहीं हुआ। सो फिर होरिकिता कहते हैं कि तो फिर इतना टेंशन क्यों ले रहा है, बैठ जाना साइड में। यहाँ पे कोएंजी भाई समझ जाता है कि इसका प्लान क्या था। बेसिकली होरिकिता उसको प्रोटेक्ट नहीं करने वाली थी, उसको पता था कि इन द एंड कोएंजी को लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा
तो एक चांस है कि वो एक्सपेल हो सकता है। एंड उसके पास वैसे तो प्रोटेक्शन पॉइंट है क्योंकि वो डेजर्टेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम जीत गया था, लेकिन फिर भी वो अपना प्रोटेक्शन पॉइंट यूज करना नहीं चाहेगा। कोएनजी भी ये बात सेंस कर लेता है। बेसिकली उसको पता चल जाता है कि अगर होरिकिता की क्लास लास्ट में आ जाती तो ये लोग ये करते कि कोएनजी को ये लोग एक्सपेल करा देते। अभी इससे कोएनजी एक्सपेल तो होता नहीं क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट था। एंड ऐसे इनके क्लास में कोई एक्सपेल्शन भी नहीं होता है, सब लोग शांति से चले जाते हैं। ऑब्वियसली कोएनजी, जैसे मैंने बोला, ये तो नहीं चाहेगा कि उसका प्रोटेक्शन पॉइंट चला जाए, इसलिए उसको फोर्सफुली आंसर देना ही पड़ता है। ऐसे ही इनका एग्जाम कंटिन्यू होता है। ये बात नोट करने वाली है कि जब कोएनजी ने एक सवाल सही आंसर दिया, उसके बाद साकाया नागी ने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया। सो इसके बाद फर्स्ट हाफ फाइनली खत्म हो जाता है एंड सारे लोग डिस्कशन में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पता चलता है कि सारे क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे है ही जो एलिमिनेटेड हो चुके हैं, एक्सेप्ट इचिनोजे का क्लास। मतलब इचिनोजे के क्लास में से ही अभी भी कोई बच्चा एलिमिनेट हुआ नहीं है। एंड इसी बात पे हिराता होरिकिता को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम करेगी। बेसिकली होरिकिता की ये स्ट्रेटेजी होती है, उसको पता था कि इचिनोजे अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करेगी, तो वो पहले जो 5 बच्चे होंगे उनको एलिमिनेशन के ब्रिंक पे लाएगी। मतलब जिनके 2 आंसर गलत हो गए हैं उनको उसके बाद वो टारगेट करती रहेगी, जिसके लिए इचिनोजे को उनको हर टाइम पे प्रोटेक्ट करना होगा। एंड ऐसे वो पॉइंट्स अर्न करते रहेंगे। इनकी ये स्ट्रेटेजी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें रियूएन का क्लास दिखाया जाता है, जिनकी टीचर होती है होशिनोमिया। अब पहले तो वो जब कहते हैं कि तुम अपने नॉमिनीज अनाउंस करो तो भाई कोई कुछ बोलता ही नहीं है। रियूएन भाई ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब जब इनका सवाल उनको सिलेक्ट करना होता है तो इनके पास 3 मिनट होती है। उसमें होशिनोमिया भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। वो फिर से बोलती है लेकिन बेचारे को कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन जब 30 सेकंड बाकी होते हैं अराउंड, तब रियूएन भाई अपने आंसर मतलब नॉमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही हमें पर्सपेक्टिव दिखाया गया होता है रियूएन की क्लास का। होशिनोमिया बहुत ज़्यादा इंप्रेस भी होती है कि वाह रियूएन की क्या चलती है इसके क्लास में। एंड उसके बाद हमें साकाया नागिका की क्लास दिखाया जाता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जब फर्स्ट सवाल के बाद साकाया नागी कोएनजी को नॉमिनेट करती है तो हाशिमोतो उधर खड़ा हो जाता है। उसको कहता है कि तुझे याद नहीं है कल मैंने तुझे बोला था कि होरिकिता एंड कोएनजी के बीच में ये प्रॉमिस है कि होरिकिता हमेशा कोएनजी को प्रोटेक्ट करेगी। साकाया नागी उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसको यही कहते हैं कि तू भाई देख। एंड वो देखती है कि होरिकिता ने कोएनजी को प्रोटेक्ट नहीं किया था। सेकंड सवाल में भी फिर से ये होता है। उस बार फिर से हाशिमोतो कहता है कि इस बार तो पक्का वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन इस बार भी नहीं होता। थर्ड में भी नहीं किया होता। साकाया नागी उसको कहते हैं कि होरिकिता की स्ट्रेटेजी मैं समझ रही हूँ। बेसिकली उसको पता था कि भाई कोएनजी को ऐसे ही वो प्रोटेक्ट करने जाएगी तो उनका एक प्रोटेक्शन स्लॉट ही वेस्ट हो जाएगा। एंड कोएनजी के पास वैसे भी प्रोटेक्शन पॉइंट तो है ही, तो वो बात को ही मरड़ रही होती है। जैसे मैंने आपको बोला, उसने बोला कि तू एलिमिनेट तो नहीं हुआ था ना। उसकी स्ट्रेटेजी भी ये थी कि उसको एलिमिनेट कर दे, लेकिन वो एक्सपेल तो होगा नहीं क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट है। एंड वही वो हाशिमोतो को समझाती है। सारे लोग सरप्राइज भी हो जाता है कि वाह साकाया नागी तेरा दिमाग क्या ही चलता है। इसके बाद फाइनली हमें रैंकिंग देखने को मिल जाती है, मतलब कौन सी क्लास कौन से नंबर पे थी। तो फर्स्ट हाफ के बाद फर्स्ट प्लेस पे होती है क्लास है साकाया नागी क्लास विद 39 पॉइंट्स। सेकंड प्लेस पे होरिकिता की क्लास 28 पॉइंट्स। थर्ड प्लेस पे इचिनोजे की 24 पॉइंट्स। एंड फोर्थ में अपने रियूएन भाई की क्लास 19 पॉइंट्स के साथ। फाइनली सेकंड हाफ स्टार्ट होता है जिसमें बेसिकली रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। यहाँ पे इचिनोजे की क्लास होरिकिता को अटैक करेगी, होरिकिता साकाया नागी को, साकाया नागी रियूएन को, एंड रियूएन इचिनोजे को। यहाँ पे पहली बारी होती है होरिकिता की एंड वो एक कैटेगरी सिलेक्ट करती है, साकाया नागी को अटैक करती है। उनके कुछ स्टूडेंट प्रोटेक्टेड होते हैं, देन उनके 1-2 पॉइंट मिल जाते हैं। अभी मेन बात आती है, क्योंकि साकाया नागी अटैक करने वाली थी रियूएन को। वो जब रियूएन को अटैक करती है एंड एक टॉपिक सिलेक्ट करती है, उसका डिफिकल्टी भी बढ़ा देती है, मतलब अपना पॉइंट स्पेंड करती है, तो पता चलता है कि रियूएन के 5 स्टूडेंट प्रोटेक्टेड थे। मतलब उसने गैस कर लिया था कि साकाया नागी किसको अटैक करने वाली है। सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं, साकाया नागी भी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वो यही सोच रहे होते कि लक होगा। उसके बाद रियूएन भी अटैक करता है इचिनोजे को। इचिनोजे अटैक करती है जब होरिकिता की क्लास को, तब 5 लोगों में से 2 लोग प्रोटेक्टेड होते हैं, 3 लोगों को आंसर करना होता है, जिसमें अपना आयनो कोजी भी होता है, एक और बंदा होता है, एंड के भी होती है। अभी के इस सवाल को गलत जवाब दे देती है, मतलब वो अभी इसके बाद एलिमिनेट हो सकती थी क्योंकि उसने 2 सवाल के आंसर गलत दिए थे। अपना आयनो कोजी ऑब्वियसली सही आंसर देता है। इसके बाद उनका फिर से साकाया नागी के साथ टर्न होता है। साकाया नागी का जब टर्न आता है रियूएन के साथ, दूसरी बार भी रियूएन ने 5 के 5 नॉमिनेटेड बंदे सही से गैस किए थे एंड उसको ऐसे ही 5 पॉइंट मिले जा रहे थे। वो अभी इचिनोजे को सरपास करके 3rd प्लेस पे आ गया था। फिर से जब इचिनोजे का टर्न आता है होरिकिता को अटैक करने का, तो वो फिर से के को अटैक करती है, आयनो कोजी को भी अटैक करती है। आयनो कोजी का ये वाला सवाल गलत पड़ जाता है, के का होपफुली सही पड़ जाता है। एंड आयनो कोजी को भी अगर इसने इसके बाद कोई सवाल गलत जवाब दिया तो वो भी एलिमिनेट हो सकता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ तो रियूएन भाई की थी, क्योंकि आई थिंक 4-5 टर्न तक हमें इधर दिखाया गया है जहाँ पे रियूएन सही गैस करे जाता था। मतलब साकाया नागी जिसको नॉमिनेट कर रही थी, रियूएन उसको ही गैस कर रहा था कि हाँ यही नॉमिनेट हो गए एंड वो प्रोटेक्टेड होंगे। रियूएन भाई ऐसे ही पॉइंट्स पाइल अप कर रहे थे।
दूसरी तरफ इचिनोजे लगातार के को अटैक करे जा रही थी। एंड भाई तुम इधर सोच भी सकते हो कि थोड़ी पर्सनल फीलिंग है, क्योंकि भाई के को क्यों कर रहे हैं, वो के भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। वो कहते हैं कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ऑब्वियसली होरिकिता उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने ही वाली थी। एंड तक मैं तुम्हें थोड़ा आगे का भी बता देता हूँ, एंड तक 28 सवाल तक 10 सवाल में उन्होंने के को टारगेट किया होता है। ऑब्वियसली होरिकिता ने उसके बाद तो हर बार उसको प्रोटेक्ट किया था, तो उनको फ्री में पॉइंट मिल रहा था, लेकिन फिर भाई 10 के 10 सवाल में के को उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद हमें इचिनोजे का क्लास देखने को मिलता है। वो होरिकिता के लिए ग्रेटफुल होती है। वो कहते हैं कि मुझे होरिकिता को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ वो उससे पॉइंट तो ले रही थी, लेकिन वो अननेसेसरी एक्सपल्शन नहीं कराना चाहती थी उसके क्लास में। उसको पता था कि इचिनोजे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो दूसरे लोगों को अटैक कर रही थी, क्योंकि होरिकिता को सिर्फ जीतना ही था, उसको किसी को एक्सपेल नहीं कराना था। उसके बाद इचिनोजे अपनी स्ट्रैटेजी भी बात करती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपने लोगों को बचाए, जीतने की कोशिश करें, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस हमें अपने लोगों को बचाना का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने लोगों को खो दें, भले ही दूसरे लोगों को भी एक्सपेल करें। उसके बाद उसको याद भी आता है रियूएन एंड उसका कुछ बात हुई होती है। बेसिकली इचिनोजे रियूएन के साथ एक अलायंस फॉर्म करना चाहती होती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तो हमारी क्लास में से बस किसी को एलिमिनेट ना करे, उसके बदले में हम तुझको 25 पॉइंट्स देंगे ये स्पेशल एग्जाम के। रियूएन पहले ही इसको मना कर देता है, ये फर्स्ट हाफ की बात थी, लेकिन जब सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला होता है तो रियूएन उसको फिर से मैसेज करता है। वो कहता है कि मुझे तेरा ये जो प्लान था वो अग्रीड है, लेकिन मैं उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। बेसिकली वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुझे एलिमिनेट नहीं करूंगा, उल्टा वो चाहता है कि तू हमारी तरफ से फ्री पॉइंट ले। इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये बात क्या हो रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साकायानागे का क्लास देखने को मिलता है। इनका फर्स्ट टर्न होने वाला था रियूएन की क्लास की तरफ। एंड ये लोग जब देखते हैं कि रियूएन ने 5 अच्छे से गैस कर लिए थे, तो सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा गैस आता है, तीसरा गैस आता है, एंड साकायानागे को समझ में आ जाता है, इन क्लास के भी कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी क्लास में कोई ना कोई ट्रेटर है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि रियूएन सारे नॉमिनीज को हर बार अच्छे से गैस कर पा रहा है। इसके बाद साकायानागे सोचती भी है कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरे लोग यहाँ पे कहते हैं कि तुम एक काम करो, सबके फोन ले लो वगैरह, ये कर लो, जब तुम बोल रहे हो तो शांति से बोलो, ऐसे कान में जाके बोलो। लेकिन साकायानागे को ये समझ में आ जाता है कि अगर वो ये सारी चीजें करेगी तो क्लास के बीच में एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा, मतलब सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे होंगे वगैरह वगैरह, तो ये कोई भी चीजें नहीं करती है। एंड ऐसे ही वो 28th क्वेश्चन पे आती है, जहां पे रियूएन फ्री के पॉइंट ले रहा होता है, मतलब वो सब कुछ गैस कर रहा होता है फ्री में ऐसे ही। इन दी एंड साकायानागे के क्लास में से 5 लोग एलिमिनेटेड हुए होते हैं, कामुरो, यामामुरा, सुगियो, तोबा एंड माचिदा। यहाँ पे साकायानागे इनको कहते हैं कि देखो तुम लोग 5 लोग मेरे लिए तो बराबर ही हो। वो ओए को कंसीडर करती नहीं है, वो उसकी यूजफुलनेस देख रही होती है कि उसके काम कितने लोग आएंगे। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, लॉटरी ले लो। बेसिकली वो नहीं होता, पेपर होता है कि इसमें से एक नीचे पेपर कलरफुल है, बाकी सारे प्लेन पेपर है, तो तुम ऐसे ही अपने ड्रॉ लॉट्स करो। एंड में ये पता चलता है कि अपनी कामुरो एलिमिनेट हो जाती है। एंड वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टिंगली गई थी, मतलब एक लड़की बची थी यामामुरा करके, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहते हैं कि मुझे तो भाई ड्रॉ ही नहीं करना था जब ये दोनों बाकी थे तब। तो कामुरो उसको ऐसे पीठ थपथपाती है, उसको कहते हैं कि चल तू ड्रॉ कर। एंड इन दी एंड वही उधर से चली जाती है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा गम होता नहीं। वो कहता है कि चलो मेरा रास्ता इधर तक ही था। फाइनली हमें रैंकिंग पता चलती है, जिसमें 4th प्लेस में होती है साकायानागे की क्लास एंड में 53 पॉइंट्स के साथ, इसलिए उनके एक बंदा एलिमिनेट हो गया। 3rd प्लेस पे होती है अपनी होरिकिता की क्लास 50 पॉइंट्स। 2nd प्लेस पे होती है इचिनोजे 62 पॉइंट्स एंड 1st प्लेस पे रियूएन भाई जीत जाते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ देख के मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियूएन जीत सकता है इस एग्जाम को। मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया ना भाई, रियूएन फॉर द WN। ये कैमरा का क्या हो गया है भाई। होरिकिता ऑब्वियसली इस रिजल्ट से कुछ ज़्यादा खुश होती नहीं है, लेकिन आयनो को जो उसको यही समझाता है कि एटलीस्ट हम में से कोई एक्सपेल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद वो उसको सारी चीज़ें भी बताता है कि कैसे रियूएन एंड इचिनोजे ने साथ में कोलैबोरेट किया था। इनकी बात चली रही होती है, तब इचिनोजे भाग के उनकी क्लास में एंटर करती है एंड के को सॉरी बोलती है। बेसिकली जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इचिनोजे के ऊपर, लेकिन तुम जब एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो तुम लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। बेसिकली वो कहती है कि मैं होरिकिता के साथ टीम अप करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि होरिकिता मेरी बात मानेगी, इसलिए वो डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के के को हर बार नॉमिनेट कर रहे थे, ताकि होरिकिता को समझ में आ जाए कि इसको प्रोटेक्ट करना है, इनको फ्री में पॉइंट्स मिले। बेसिकली इनका प्लान ये था कि हम तीनों क्लास तो वैसे भी बराबर ही है, तो क्लास ए को नीचे लाना, कि सबसे ज्यादा डैमेज क्लास ए को मिलना चाहिए। एंड में यही हुआ। उसके बाद आयनो को जी कहता है कि ठीक है, अपना क्लास का तो ये हुआ, मुझे दूसरे क्लास देखने। वो क्लास सी के पास जाता है, मतलब रियूएन के क्लास में, जहाँ पे उसको हियोरी देखने को मिलती है, जो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती जबकि वो जीते हैं। यहाँ पे आयनो को जी उससे मिलता है, उससे थोड़ी बात करता है। बेसिकली हियोरी का ये मानना होता है कि हम इस वाली एग्जाम को तो जैसे तैसे करके जीत गए, मतलब रियूएन की रैकलेस स्ट्रेटेजी की वजह से, लेकिन वो कह रही होती है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में हम जीत पाएंगे, एंड उल्टा हम नीचे आते रहेंगे। आपको पता है रियूएन की क्लास में कोई पढ़ता नहीं है, रियूएन ये सारी चीजें तो फिक्स नहीं करता, वो अपनी स्ट्रेटेजी लेके चल रहा होता है। इसलिए वो कह रही
रही है कि हमें क्लास को इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन यूएन ये सारी चीज़ें समझता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें साकाया नागी दिखती है, जो कामोरो का डेस्क होता है ना, जहाँ पे वो बैठती थी, उधर बैठी होती है, क्योंकि कामोरो आपको पता है एक्सपेल हो गई है। तभी हाशिमोतो उधर आता है, उनकी बात होती है। हाशिमोतो उसको कहता है कि कैसे ट्रेटर की वजह से हम ये वाला राउंड हार गए, एंड वो उसको कहता भी है कि तूने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की थी, मतलब सबके फ़ोन ले लेना वगैरह वगैरह। साकाया नागी उसको कहते हैं कि इससे कुछ भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको लगता था कि अगर कोई क्लास ए का बंदा उनको ट्रेटर बनेगा, मतलब दूसरे क्लास की मदद कर रहा होगा, तो वो इतना ज़्यादा डम भी नहीं होगा। वो उसको कहता है कि जो ट्रेटर होगा उसने क्या किया होगा ना, किसी दूसरे स्टूडेंट का फ़ोन ले लिया होगा एंड वो कहीं क्लास पे छुपा दिया होगा ताकि रिवेन सारी चीज़ें समझ पाए। वहाँ पे हाशिमोतो उसको पूछता भी है कि तू क्या करने वाली है भाई ट्रेटर के पास, तेरे पास कोई आइडिया है? साकाया नागी कहते हैं कि हाँ मुझे आइडिया है, ये तूने किया है ना हाशिमोतो। मुझे लग ही रहा था भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा वियर्ड है। हाशिमोतो पहले तो डिनाई करता है, लेकिन इन दी एंड वो कहता है कि हाँ मैंने ही किया था। साकाया नागी उसको रीज़न भी पूछती है एंड हाशिमोतो उसको कहता है कि देख मैंने तेरी इतनी मदद की, मतलब मैं तुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन तू भाई अपनी अम्यूजमेंट लेके चल रही थी कि मुझे इसमें मजा है, मैं वही करूंगा, एंड इसलिए मैं नहीं चाहता था। आपको पता है जब टॉयलेट के बाहर हाशिमोतो एंड र्यूएन मिले थे, तभी शायद से इन्होंने ये प्लान बनाया होगा, एंड र्यूएन ने उसको अराउंड 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स दिए थे एज अ ब्राइब कि तू ये रख, गारंटी रख कि तू हमारी मदद करेगा। एंड ऐसे ही हाशिमोतो ने बिट्रे किया क्लास ए को। अभी वो कहता है कि मुझे फ्यूचर में क्लास ए में रहना है, वो कहता है कि साकाया नागी मुझे नहीं लगता तू क्लास ए में हमारी क्लास को रख पाएगी। वो कहता है कि मुझे लगता है होरिकिता इचिनोसे का जो पैशन है क्लास ए में वो बहुत ज़्यादा है, एंड इसलिए वो इतना ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। इन दी कॉन्ट्रारी साकाया नागी तुझे तो सिर्फ मज़े लेने होते हैं। साकाया नागी उसको कहते भी है कि देख तू भाई अभी क्लास ए में है एंड तू फ्यूचर में क्लास ए में ही रहना चाहता है, तो तू अभी क्लास ए को क्यों नीचे लाएगा? मतलब वो अभी क्लास ए की मदद करे तो वो क्लास ए में ही रहेंगे ना। लेकिन हाशिमोतो की यही फालतू एक्सप्लेनेशन होती है, एंड साकाया नागी उसको कहते भी है कि तूने इस बार तो बिट्रे किया, मैं ये बात याद रखूंगी एंड आगे चल के तुझे बहुत ज़्यादा इसका भारी नुकसान पड़ेगा। इसका उल्टा हाशिमोतो भाई रिप्लाई भी देते हैं। बेसिकली वो चाहता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू आयनो कोजी को अपनी क्लास में लाए, इसका ये अल्टीमेट गोल है। एंड वो कहता है कि फिर भले ही अपने अंदर पैशन हो ना हो क्लास ए में रहने का, हम जीत जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई अगर आयनो कोई लीडर होगा तो तुमको लगता है उसको साकाया नागी की भी ज़रूरत है? भाई उसको किसी की जरूरत नहीं, वो वैसे भी जीता ही देगा। इसलिए हाशिमोतो का ये कहना है, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू आयनो कोजी को अपने क्लास में लाए। वो कहता है कि इन दी एंड अगर मुझे तुझे भी एक्सपेल करना पड़ा, ये साकाया नागी को कह रहा है भाई हाशिमोतो के, तुम गट्स देख रहे हो कि अगर मुझे तुझे भी एक्सपेल करना पड़ा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आयनो कोजी को इस अपने क्लास ए में राके ही रहूंगा। एपिलॉग में साकाया नागी एंड आयनो कोजी साथ में मिलते हैं, जो कि कामोरो को गुड बाय करने के लिए आए होते हैं। कामोरो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है, स्पेशली आयनो कोजी को देख के कि आयनो कोजी भाई इधर क्यों है। आयनो कोजी उसको तो ऐसा कहता है कि मैं तुझे गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, लेकिन उसको देखना होता है एक्चुअली में साकाया नागी को कि उसका क्या रिएक्शन होगा। साकाया नागी कामोरो से थोड़ी बात करने की कोशिश करती है कि तुझे कुछ एंड में कहना है कि नहीं, लेकिन कामोरो उसको यही कहते हैं कि ये सारी नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा टाइम इधर खत्म हो चुका है, तो अभी इसके बाद मैं कोई हाई स्कूल ज्वाइन कर लूँगी एंड उसके बाद अपनी लाइफ कंटिन्यू करूँगी। ऐसे ही थोड़ी बात होती है, आयनो कोजी उधर से चला जाता है, कामोरो भी अपने रूम में चली जाती है। बेसिकली कामोरो बहन अभी एक्सपेल हो चुकी है। आयनो कोजी वेट कर रहा होता है साकाया नागी का। जब साकाया नागी उधर आती है तो आयनो कोजी उसको थोड़ा समझा रहा होता है। बेसिकली वो कहता है कि तू इस बार हारी अपनी प्राइड एंड अपने ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। वो कहता है कि तुझे लगा था कि तेरा कोई एनिमी है ही नहीं एंड तू अपने ही में गुल थी कि मुझे खुद को मज़े लेने, इसलिए तू हारे। ऊपर से वो कहती है कि एक्चुअली में तुझे कामोरो को एक्सपेल नहीं कराना चाहिए था, एंड मैं तुझे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तू अभी थोड़ा अलग बिहेव कर रही है। पहले तो साकाया नागी ऑब्वियसली उसको डिनाई कर देती है। वो कहते हैं कि वो जो 5 बंदे थे मेरे लिए सिंपली यूजफुल ही थे, मतलब उन सबका लेवल सेम था, मेरे लिए वो बराबर के यूजफुल थे, इसलिए मैंने लॉटरी ड्रॉ करवाई। लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं, तुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कामोरो के साथ तुझे ये 2 साल साथ में रही, इसकी वजह से वो तेरी दोस्त बन चुकी थी। साकाया नागी के भी पर्सपेक्टिव में थोड़ा चेंज आता है। वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि शायद से वो मेरी दोस्त बनी हो गई होगी। उसके बाद आयनो कोजी उसको समझाता है कि तुझे एक्चुअली में कामोरो को बचाना चाहिए था एंड कोई और मेथड यूज करके किसी और बंदे को एक्सपेल कराना चाहिए था। तूने अपनी प्राइड को बीच में आने लगा, तूने ऐसा लगा कि भाई मैं तो टॉप लेवल की हूँ, मतलब मैं क्लास ए की लीडर हूँ, तो मैं तो हार ही नहीं सकती, मैं जो डिसीजन लूंगी वो हमेशा सही रहेगा, एंड इसलिए तू इस बार हारी भी। एंड तूने एक और बड़ी मिस्टेक किया कि तूने कामोरो को भी एक्सपेल करवा दिया। इसके बाद ऐसे ही साकाया नागी एंड आयनो कोजी की थोड़ी बात होती है, एंड साकाया नागी उसको कहते भी है कि लगता है कि तो सारे लीडर्स की मदद कर रहे हैं, इसलिए ये लोग ग्रो कर रहे हैं। आयनो कोजी मन ही मन में सोचता है कि हाँ, जो ये एंड ऑफ द ईयर एग्जाम आने वाली है भाई, ये मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसकी हाइप बिल्डअप करी जा रही है कि एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम क्या होगी भाई, ये तो धमाकेदार होगी। तो यहाँ पे आयनो कोजी यही कहता है कि मैं सारे क्लास का मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, मतलब सब लोग टॉप पे आए बॉय, एंड फिर देखना चाहता हूँ कि कौन टॉप में आएगा एक्चुअली में, मतलब कौन सी क्लास बेस्ट है। यहीं पे हमारा ये वाला वॉल्यूम खत्म हो जाता है। एंड भाई इतनी लंबी रिकॉर्डिंग, मतलब मैं 3 घंटे तक रिकॉर्ड करता रहा।
एंड इसलिए मैं इतनी मिस्टेक हो रही थी एंड में मैंने रिकॉर्ड बोला, रिटॉर्ड बोला। भाई रिटार्ड, मैं खुद रिटार्ड हो चुका हूँ, लेकिन भाई वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मस्त था। एक्चुअली में मैं आपको पता है मैं हर बार तो ये कहता नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये वाला वॉल्यूम ज़रूर पढ़ना। स्पेशली जो एग्जाम वाला था, ये 10 वॉल्यूम था, ईयर 2 वॉल्यूम 10 वाला, बहुत ही मस्त वॉल्यूम था। आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा ना। मैं देखो अभी मैंने इतना बोला, आपको वीडियो अराउंड 30-40 मिनट देखने को मिलेगी, तो मेरी 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई तुम 1 लाइन बोलो, हम देखेंगे। भाई तुम देखोगे, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? फिर तो 10-12 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी एंड वीडियो भी 2-3 घंटे की आएगी। वो ऑब्वियसली मैं कर नहीं सकता, लेकिन आपका सपोर्ट है भाई, उसके लिए थैंक यू। ये वाला वॉल्यूम बहुत मज़ेदार था। मैं कुछ ही वॉल्यूम में ये बोलता हूँ एंड आपको अगर चांस मिले, आपके पास टाइम हो, तो ये वाला वॉल्यूम ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद तो 11-12 ही वॉल्यूम बचे हैं, शायद से 11.5 करके कुछ बीच में है। लेकिन आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।